पता नहीं क्यों, आप यकीन करो या ना करो, बट मैं आज बता ही देता हूँ। को मैं बदनसीबी कहूँ या कुछ भी कहूँ, मैं अपनी पिताजी की जो चिता थी उनको आग भी नहीं दे पाया। मेरी मदर उन दिनों घरों में रोटियाँ बनाने का काम किया करती थी, एक स्कूल में झाड़ू पोंछे करने का काम किया करती थी। उस वक़्त मेरी मजबूरी थी और मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं काम करने लगा। मेरी शुरुआत हुई एक चाय की ठेली से, पता नहीं किसमें लग गया और लोग मुझे पागल समझने लगे। कुछ रिश्तेदार वगैरह मुझसे कहते, भाई तेरी अब शादी भी नहीं होगी। 7 महीने हो गए थे, अब बैंक में 8 रुपए पड़े हुए थे, सिर्फ 8 रुपए बचे थे। अब मेरे दिमाग में ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र सैनी और वैसे इंटरनेट पे लोग मुझे योगी योगेंद्र के नाम से जानते हैं या फिर यूँ कहो टेक्निकल योगी के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। फिलहाल मेरे पास 2 चैनल है, जिनसे मेरे को पहचान मिली है। पहला चैनल है टेक्निकल योगी और दूसरा चैनल है क्रिएटर गाइड। उन चैनल पर मैं बताता हूँ लोगों को कि यूट्यूब पर आप कैसे आ सकते हैं, डिजिटल मीडिया में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, वीडियो बना के कैसे पैसा कमा सकते हैं। आज की बात करूँ, आज मेरे पास वो सब कुछ है जिनका मैं कभी सपना देखा करता था या फिर आम आदमी वो सब चाहत रखता है पाने की, लेकिन ये सब पहले से ऐसा नहीं था और यहाँ तक पहुँचना भी मेरे लिए आसान नहीं था। ये बहुत संघर्ष भरी कहानी है जिसको आज मैं शुरू से आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलते हैं बचपन में। देखिए, बचपन की बात बताता हूँ। तीसरी क्लास में जब मैं था तब से मैं स्टेज पर आ गया था, क्योंकि मेरे पिताजी एक टीचर थे, लेकिन वो एक प्राइवेट टीचर थे। उन्होंने पढ़ाया बहुत लोगों को, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं कमाया। लेकिन हाँ, वो कविताएँ लिखा करते थे और कविताएँ लिखकर मुझे दिया करते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ उतनी बढ़िया नहीं थी उस वक़्त, क्योंकि मेरे पिताजी ने लेट मैरिज की थी। काफ़ी एज के बाद उन्होंने शादी की, तो उनको लगता था कि उनकी कविताएँ मैं स्टेज पे सुना रहा हूँ तो उनको गर्व होता था और मैं कविताएँ सुनाता था और तीसरी क्लास से ही मैं स्टेज पे कविताएँ सुनाने लगा। बहुत सारे स्पीकर अवार्ड वगैरह मैंने विन किए और ऐसे मेरी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती रही। ट्विस्ट जब आया, जब मैं 14 साल के बाद 15 साल में एंटर हुआ, मेरे पिताजी अकस्मात हमें छोड़कर भगवान जी के पास चले गए और पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि मैं था घर में सबसे बड़ा। मेरे 4 और छोटे भाई-बहन थे। मेरी जो मदर है वो एक लिटरेचर है, उनको कुछ पढ़ना-लिखना नहीं आता, तो उनके पास भी कोई काम नहीं था। अब सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी और सबसे बड़ी बात ये थी, इसको मैं बदनसीबी कहूँ या कुछ भी कहूँ, मैं अपनी पिताजी की जो चिता थी उनको आग भी नहीं दे पाया, क्योंकि मैं उस वक़्त घर पे था नहीं और उस वक़्त कोई फ़ोन वगैरह होता नहीं था और मैं कहीं बाहर गया हुआ था और पिताजी जैसे ही मैं गया सुबह उनसे बातचीत करके ही गया था, लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही वो हमें छोड़ के चले गए और मैं शाम को 7-8 बजे तब घर पहुँचा। अब फ़ोन तो था नहीं जिस पे कॉल पे बात की जाए कि भाई आप कब आओगे या कैसे आओगे, और मैं जब तक आया वो सब कुछ हो चुका था। लेकिन जब 12 दिन हो गए और पगड़ी मेरे सर पे बंधी, तो मुझे लगा कि हाँ, भाई ज़िम्मेदारी आ गई है और जो मेरा जो उम्र था वो था खेलने-कूदने का, उस वक़्त मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई थी। अब क्या था, मुझे मशीनों से हालाँकि बहुत डर लगता था, मैं मशीनों से बहुत डरता था, लेकिन अब मुझे किसी भी तरीके से भई पैसे कमाने थे। 9th क्लास में था उस वक़्त और मुझे उस टाइम अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जो मेरे लिए बहुत दर्द भरी बात है, क्योंकि मेरे को पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था, क्योंकि मेरे पिताजी तीसरी क्लास में था तब से सिलेबस के बाहर की किताबें बहुत पढ़ाते थे। वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, उन्होंने कभी हमें खेलने नहीं दिया, कभी बाहर नहीं भेजा, लेकिन वो किताबें हमेशा पढ़ाते थे और तब से लेकर आज तक मैं बाहर की किताबें बहुत पढ़ता हूँ, जो सिलेबस से बाहर की है और मैंने लगभग हर राइटर को पढ़ा है। लेकिन उस वक़्त मेरी मजबूरी थी और मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं काम करने लगा। मेरी शुरुआत हुई एक चाय की ठेली से और वो चाय की ठेली भी मेरी नहीं थी, किसी की थी, जिस पर मैं काम किया करता था, कप धोने का। जो चाय के कप होते हैं, वो धोता था और लोगों को चाय पकड़ाता था। ₹300 महीने मैं कमाया करता था और वो जब 1 महीना कंप्लीट हुआ, तो उस व्यक्ति ने ₹300 मुझे ऐसे दिए कि भाई अब आप ₹10 डेली लेकर जाओगे। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैंने वो जॉब छोड़ी और उसके बाद एक और संघर्ष भरा रास्ता मुझे मिला। मैं एक तेल मिल में काम करने लगा। तेल मिल, जहाँ पर जाने के बाद मुझे इतना डर लगा कि हर तरफ भैया तेल के कोल्हू है, एक्सप्लोरर है, बड़ी-बड़ी मशीनें हैं और मैं तो मशीनों से डरता था। एक बार तो मैं अंदर घुस के वापस आ गया कि भाई मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा और ऊपर से मुझे नाइट ड्यूटी करनी थी। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 12 घंटे की कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सरसों की बोरी खींचनी है और मुझे मिलेंगे 1 दिन के ₹85। एक बार बाहर आ गया, फिर बहुत देर तक सोचा मैंने और मैंने सोचा कि यार ₹300 से तो वैसे भी काम नहीं चलेगा और वो तो वैसे भी 1 महीने बाद फिर ₹10 रोज़ देता है। इससे मैं कुछ नहीं कर सकता और मैंने मजबूरीवश उस तेल मिल में काम करना ही उस टाइम सही समझा और मैं उसमें काम करता रहा। मेरे पास कोई साइकिल वगैरह कुछ थी नहीं, ना कुछ था, क्योंकि पिताजी ने कभी पैसे नहीं कमाए थे। वो पढ़ाते भी थे तो फ्री में पढ़ाते थे और प्राइवेट टीचर की सैलरी कितनी होती है सब आप जानते हैं। उस टाइम क्या हुआ कि मैं अपने घर से 8 किलोमीटर दूर वो फैक्ट्री थी, वहाँ पैदल जाता था। यानी कि 7 बजे घर से निकलता था, 1 घंटे में पहुँचता था। रात को 8 बजे से सरसों की बोरी खींचना स्टार्ट करता था। लेकिन वहाँ
ऐसा हुआ कि मेरी जो मेहनत थी उसको देखकर 6 महीने बाद सुपरवाइज़र खुश हो गया। उसने कहा भाई अब आप बोरियाँ नहीं खींचोगे, अब आप मशीन चलाओगे, आप मशीन को ऑपरेट करोगे। तो जो तेल का जो कोल्हू होता है जिसमें तेल पिसता है उसको ऑपरेट करने पर मुझे लगाया गया। करीब 1 डेढ़ साल तक मैंने वहाँ पे काम किया। लेकिन रात को करीब आधी रात के टाइम जब एक रेस्ट होता था वहाँ पे आधा घंटे का जिसमें लोग चाय या बीड़ी फूँका करते थे। अब मुझे तो ना चाय मैं पीता हूँ और ना बीड़ी पीता हूँ। तो मैं वहाँ आराम से बैठ के सोचा करता था कि भाई मेरा ज़िंदगी कैसे चलेगा? ऐसे तो लाइफ़ चलेगी नहीं। ऊपर से मेरी पढ़ाई भी छूट गई है। तो वहाँ पे जब मैं लोगों से बात करता था, तो लोगों से मैं पूछता था कि भाई आप कैसे फैक्ट्री में आए? आपकी एज तो बहुत ज़्यादा है, चलो मैं तो अभी छोटा हूँ। तो वो लोग बताते थे कि हमारे पिताजी 8वीं में एक्सपायर हो गए थे, हमारे 9वीं में एक्सपायर हो गए, किसी के 12वीं में एक्सपायर हो गए, हमने पढ़ाई छोड़ दी। तो एक दिन मुझे रात को वहाँ बैठे-बैठे ऐसा महसूस हुआ कि यार इन लोगों के पिताजी एक्सपायर हुए, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, आज ये पूरी ज़िंदगी इस फैक्ट्री में ही गुज़ार देंगे और मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी है, तो मुझे भी पूरी ज़िंदगी इस फैक्ट्री में गुज़ारनी पड़ेगी। रात को 12-12 घंटे सरसों की बोरियाँ खींचनी पड़ेगी गर्मी में और ये ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। और एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन मुझे कमाई भी करनी थी क्योंकि मुझे घर भी चलाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं से मालूम किया कि अब मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। मुझे 10वीं क्लास पढ़ना है, तो किसी ने बताया कि आप डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ सकते हो, प्राइवेट पढ़ सकते हो। उस टाइम 1 साल की जो फॉर्म भरने की फीस थी, ₹300 के आस-पास थी। मैंने कैसे-तैसे करके वो फॉर्म भर दिया। अब बात ये थी कि मैंने ये सुना था कि भाई 10th तो बहुत टफ है, बोर्ड है, मतलब यहाँ तो लोग जो रेगुलर पढ़ते हैं वो भी पास नहीं होते। तो लोग मेरी हँसी उड़ाने लगे। अब मैं फैक्ट्री में पढ़ने-लिखने वाली बात करता था। मैं अपनी किताब लेके जाता था, रेस्ट जब रात को आधी रात को होता तो मैं किताब पढ़ता था। तो लोग हँसते थे मुझ पर कि भाई ऐसे कुछ होगा नहीं। और मेरे को एक ये भी था कि नहीं कुछ तो होगा, तो मैं करूँगा ज़रूर और नहीं हो या नहीं हो, मैं अटेम्प्ट ज़रूर करूँगा। और मैं अपनी लगन से वो पढ़ाई करता रहा। मेरी मदर उन दिनों घरों में रोटियाँ बनाने का काम किया करती थी। एक स्कूल में झाड़ू-पोंछे करने का काम किया करती थी और हम लोग इस तरह से बाकी सब छोटे भाई-बहन थे, सबकी ज़िम्मेदारी थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा और मैं पास हो गया 10वीं में। जैसे ही मैं पास हुआ, मैं सुपरवाइज़र के पास जब मिठाई खिलाने गया, तो उसने मुझे बोला कि भाई बहुत बढ़िया है, तुम पास हो गए। इस फैक्ट्री में रह के किसी ने पढ़ने का सोचा, ये मेरे लिए एक अचंभे की बात है। लेकिन भाई साहब कल से आप फैक्ट्री नहीं आओगे। तो मुझे बड़ा बुरा दुःख हुआ कि भाई मेरे को एक जॉब मिली थी, पता नहीं क्यों मुझे हटा रहे हैं। क्या वजह है? मैं वजह भी नहीं जान पाया। मैं 3 दिन तक घर में रहा, विचलित रहा कि मैं अब क्या करूँगा? मेरे पास अब कोई काम नहीं है। पढ़ाई तो करनी है लेकिन मेरे पास अब कोई काम नहीं है। 3 दिन बाद वही सुपरवाइज़र रात को मेरे पास घर पे आया। मैंने देखा कि काश आज इसको मेरे को वापस लेके आने के लिए आया है या तो इसके पास कोई मज़दूर की कमी हो गई है, कोई मज़दूर आया नहीं होगा, शायद वो कोई फेस्टिवल का टाइम था। तो मैंने उसे बाहर से ही कहा कि सर मैं अब नहीं जाऊँगा। आपने उस टाइम मैं आपको मिठाई खिलाने आया और मेरी आपने जॉब से मुझे हटा दिया, अब मैं फैक्ट्री में नहीं जाऊँगा, मैं कुछ और करूँगा, मैं वापस कदम नहीं रखूँगा। उसने कहा भाई मेरी बात सुनो, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे पता है कि आपके पास आज कोई मज़दूर नहीं आया होगा और आपने सोचा कि चलो भाई साहब योगेंद्र को ही लेके चलते हैं, वो तो कर ही लेगा, वो तो मजबूर है। लेकिन मैंने कहा सर मैं मजबूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे। उन्होंने कहा आप गलत समझ रहे हो, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि वो फैक्ट्री आपके लिए है ही नहीं। आप एक पढ़ने-लिखने वाले बच्चे हो, मेरे किसी रिलेटिव्स की एक अच्छी कंपनी है, मैं आपको वहाँ पे जॉब देने के लिए आया हूँ। और उसने मुझे वहाँ पे जॉब पे लगाया। फिर मुझे एक साइकिल मिल गई और मैं सुबह 4 बजे उठ के अखबार बाँटने लगा। पूरे मतलब अब अखबार बाँटने में भी एक नया संघर्ष था, क्योंकि सिटी में अखबार बाँटना मेरे लिए ईज़ी था। मैं अलवर शहर में रहता हूँ, छोटा-सा सिटी है, ईज़िली बाँट सकता हूँ। लेकिन जब मैं ये काम करने गया तो उन्होंने कहा कि भई सिटी में बाँटने वाले होकर हमारे पास बहुत है, आपको दूर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा एक गाँव में अखबार बाँटने। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं वहाँ गया, ₹500 महीने मुझे मिला करते थे, लेकिन दिन में मैं फ्री रहता था। जो हमारे सुपरवाइज़र थे उन्होंने मुझे कोरियर कंपनी में लगा दिया। दिन में मैं कड़ी धूप में कोरियर बाँटा करता था और रात को मैं अलग-अलग कंपनी के पास जाके कोरियर कलेक्ट किया करता था और ये सब मैं काम करता रहा और मैंने ऐसे ही करके 12वीं की पढ़ाई अपनी पास कर ली। और ये करने के बाद जो जहाँ मैं काम किया करता था, उन्होंने भी कहा कि, "भई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अब एक काम कीजिए, आप ये कोरियर बाँटना बंद कर दीजिए। आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बात बहुत अच्छे से करते हो, तो आप क्यों ना मार्केटिंग में चले जाइए।" मैं वहाँ से मार्केटिंग में गया। ऐसे धीरे-धीरे करते मैंने बहुत सारे काम किए, अलग-अलग जगह मैं काम करता रहा। तो फिर उसके बाद मैं रिलायंस इंश्योरेंस में लग गया, इंश्योरेंस बेचने लगा और कैसे-तैसे करके मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। अब ग्रेजुएशन जब मैंने कंप्लीट किया तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं आर्ट्स में पढ़ाई कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं सब्जेक्ट क्या लूँ? तो मैंने फिलॉसफी ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा यार पढ़ने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो मैंने फिलॉसफी ले लिया और सिलेबस के बाहर की साइकोलॉजी की बुक्स भी पढ़ने लगा। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कर लिया, तो मुझे पता चला कि ये जो पढ़ाई है ना, इससे कोई ख़ास अच्छी जॉब मिल नहीं सकती। मैं कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। जहाँ मैं जाता हूँ यही कहते हैं कि भाई ऐसा है आपने फिलॉसफी ली है, साइकोलॉजी आप पढ़ते हो, तो आप कोई लेखक बन सकते हो, आप साहित्यकार बन सकते हो।
आपके पिताजी नहीं है, आप खुद से कविताएँ लिखो, आप उस लाइन में जाओ, आपको बहुत बढ़िया पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि कोई कमर्शियल पढ़ाई नहीं है आपकी, कोई प्रोफ़ेशनल आपकी एजुकेशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल एजुकेशन भी लूँगा। अब क्या करूँ मैं? मुझे बस एक ही चीज़ आती थी, बोलना। मैं काफ़ी अच्छी बात कर लिया करता था, बोलना मुझे काफ़ी अच्छे से आता था क्योंकि मैं शुरू से स्टेज पे काम किया करता था और सन 2000 में पिताजी 2003 में एक्सपायर हुए, उसके जस्ट बाद ही मैंने थिएटर भी जॉइन कर लिया। तो मैं अपने गुरुजी के पास गया और मैंने कहा, "सर, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैं गरीब बच्चा हूँ, मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ?" तो उन्होंने कहा, "बेटा, तुम्हारी कोई स्ट्रेंथ बताइए।" मैंने कहा, "सर, मैं अच्छे से काम में लग के काम कर सकता हूँ, मेरा डेडिकेशन अच्छा है।" बोले, "वीकनेस बताइए।" मैं, "सर, वीकनेस ये है कि मैं अच्छा बातचीत कर लेता हूँ, मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है, मैं इतना किताबें पढ़ता हूँ तो लोगों से सवाल-जवाब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं डिबेट कर सकता हूँ, मैं किसी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, मैं एक तरीके से थोड़ा बातूनी हूँ।" तो उन्होंने कहा, "फिर आप जर्नलिज़्म कर लीजिए, जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन कीजिए, आप मीडिया में जाइए, वहाँ पे खूब डिबेट कीजिए, बात कीजिए और अच्छे-अच्छे न्यूज़ बनाइए। अब जर्नलिज़्म कैसे होगा?" तो जर्नलिज़्म का मालूम किया कि भाई डिस्टेंस लर्निंग से जर्नलिज़्म भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। ये 10वीं 12वीं की पढ़ाई नहीं थी कि 300, 500, ₹1000 में आप फॉर्म भर सकते हो। जर्नलिज़्म की मिनिमम फीस 8,800 रुपए थी और उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। अब मैं क्या करूँ? घर का खर्चा भी चलाना है, क्या कराऊँ? उस टाइम कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मुझे खाना नहीं मिला, मैं कई बार भूखा भी सोया हूँ, इवन हम पूरे फैमिली भूखे सोए हैं, कई बार ऐसा हुआ। वो चीज़ें मेरे सामने थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि कैसे-तैसे करके जर्नलिज़्म अब करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो एक डॉक्टर साहब हैं, मैं उनके वहाँ पे गया और मैंने कहा, "सर, आप मुझे नौकरी दे सकते हैं क्या? क्योंकि आपका जो हॉस्पिटल है उसमें 2 शिफ्ट चलती है, मैं 1 शिफ्ट में काम करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना भी है।" तो डॉक्टर साहब ने कहा, "आप पढ़ने के लिए काम करना चाहते हो?" मैंने कहा, "जी सर।" उन्होंने कहा, "मेरे पास पहला कोई आदमी आया जो पढ़ने के लिए काम करना चाहता है।" उन्होंने मुझे कहा कि, "ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप 1 शिफ्ट में काम कीजिए और आधे दिन आप पढ़ाई कर सकते हैं।" मैं वहाँ पे 2011 में वहाँ पे मैं लग गया और 2011 से मैंने 2014 4 साल कंप्लीट वहाँ पे काम किया। 2011 में मैंने अपने घर में कहा कि मम्मी अब मैं एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ और जर्नलिज़्म कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं अच्छी जॉब भी प्राप्त कर लूँगा। अब आप कहीं काम मत करो, कहीं मत जाओ, किसी के आपको रोटियाँ बनाने नहीं जाना है, किसी के झाड़ू-पोंछे करने नहीं जाना है। मेरे छोटे भाई थे वो भी कुछ काम सीख रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा आपको पढ़ाई भी करनी है और सीखना भी है। और मैं भी ऐसा ही किया करता था, जब भी मुझे कुछ काम मिलता, मैं कुछ सीख लेता। मेरे जो जो लर्निंग मोड है ना, वो हमेशा ऑन रहता है। मैं कुछ भी सीख लेता हूँ, कभी बोर नहीं होता। कुछ भी काम सीखने की मेरे को आदत है। तो मैं भी नई-नई स्किल्स एक्वायर करता रहता था। डॉक्टर साहब के वहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ में आई, क्या डॉक्टर साहब बहुत पैसा कमाते हैं। क्यों ऐसे कमाते हैं? तो मुझे लगा कि पैसा कमाने के लिए एक चीज़ तो है, कि पैसा आपको मिल तो हर काम में जाएगा, लेकिन वो काम आपको आना चाहिए और किसी काम के बदले पैसा मिलेगा। आज लोग सोच लेते हैं कि हमारा लक्ष्य तो बस पैसा कमाना है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि पैसा कोई रोड पे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, किसी काम के बदले आपको मिलेगा, तो वो काम आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे में नए-नए काम सीखता रहा, अपनी जर्नलिज़्म भी कर रहा था। मैंने डॉक्टर साहब की भी किताबें पढ़ ली, डॉक्टर साहब के वहाँ किताबें रखी थी, मैं पढ़ ली। डॉक्टर साहब भी सोचते थे कि किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने कहा सॉरी सर, एक्चुअली मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज आपके काम आएगी। और वहाँ पे जाकर मैंने जर्नलिज़्म कंप्लीट करी 2014 में। 2014 के बाद होता क्या है कि मैं एक सब टीवी का एक पायलट शूट था, एक शो आया था चाय पे चुटकुले, उसका शूट हमारे अलवर में होने वाला था, तो मैं भी वहाँ चला गया कि भई मैं थिएटर से हूँ, मैंने काफ़ी टाइम थिएटर किया है। तो ऐसा जब मैं बोला तो मुझे थोड़ा गर्व से मैं बोला कि मैंने काफ़ी टाइम थिएटर किया है, मैंने काफ़ी नाटक किए हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई फिर आप अभिनेता बनो, मुंबई जाओ। तो मैंने कहा सर मकसद मेरा वही था, मैं मुंबई जा सकता था लेकिन मैं अपनी मदर को छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ अकेली है, पापा है नहीं, बाकी सब छोटे भाई-बहन हैं। मैं अपने सपने पूरे करने के लिए घर छोड़ के नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं यहीं कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाद उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा और उसका पायलट शूट हुआ, तो वहाँ पे एक टीवी चैनल के कोई लोकल टीवी चैनल के कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे फिर अपने टीवी चैनल पे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप जर्नलिज़्म क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मुझे अखबार मिल जाएगा, मैं अपने मन की बात रख सकूँगा, मैं अपने मन के आर्टिकल्स लिख सकूँगा। उन्होंने कहा आप हमारे टीवी चैनल पे आओ, हम परिवार की तरह काम करते हैं, यहाँ पे आप कुछ शो बनाइए। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, मैं तो अखबार में ही काम करना चाहता था। आज मुझे टीवी चैनल मिल रहा है, मुझे अपने शो बनाने का टाइम मिल रहा है, तो मैंने जाके वो जॉइन कर लिया और उस टाइम मेरी सैलरी ₹8000 महीने थी। ₹8000 महीने, ₹8000 महीने, हालाँकि उस टाइम ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा थे और ये भी नहीं कहूँगा बहुत कम थे, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि डॉक्टर साहब के यहाँ मेरी जो लास्ट सैलरी थी वो ₹5000 महीने थी, तो मुझे तो लगा कि मेरी जैसे सैलरी हाइक हो गई है। अब ₹8000 में मैं घर का खर्चा तो चला ही सकता हूँ और घर का खर्चा मुझे ही चलाना था क्योंकि वो मेरी ज़िम्मेदारी थी। मैं वहाँ धीरे-धीरे काम करता रहा। मैं काफ़ी टाइम बाद जब मुझे लगा कि इस चैनल पे मैं वो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना है। मैं यहाँ फ्री नहीं हूँ। मैं ये जो कहेंगे लोग उसी तरह मुझे काम करना है। और कभी-कभी मुझे कुछ ऐसी मानसिकता वाले भी लोग मिलते थे, वो कहते थे कि पैसे वाले लोग हैं, तू एक कलाकार है, तू थिएटर का आदमी है, तुझे सिर्फ़ कला आती है
और कलाकार तो भाई साहब नाचता है जब पैसे वाला पैसा फेंकता है। बस ये बात मुझे चुभ गई और मैंने एक दिन वो जॉब छोड़ दी। अब वो जॉब छोड़ के मैं घर आ रहा था। जब मैं घर आया तो मेरा एक शो आता था लोकल टीवी चैनल पे, उसको सारे घरवाले बैठ के देखा करते थे। और जब वो शो आ रहा था, मैं घर आके बोलता हूँ कि अब ये शो नहीं आएगा, नेक्स्ट एपिसोड नहीं आएगा, मैंने जॉब छोड़ दिया है। तो घरवाले मुझे अचंभित नज़रों से देखने लगे कि ये करना क्या चाहता है। अब मैं काफ़ी टाइम तक यही सोचता रहा कि अब मैं जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ समझ में आ गई थी कि जहाँ भी मुझे जॉब करना है तो मेरे को उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, मुझे अपने हिसाब से भी काम करना है। टैलेंट बहुत था, बहुत सारी स्किल्स मैंने एक्वायर कर ली थी, मुझे बहुत सारे काम आते हैं, पता नहीं क्यों, आप यकीन करो या ना करो, बट मैं आज बता ही देता हूँ। मुझे मोटरसाइकिल सही करना भी आता है, मुझे टेलीविज़न, एलईडी ये सब सही करनी भी आती है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक का भी डिप्लोमा किया हुआ है। लास्ट टाइम जब मेरे को करंट लग गया था तो मैंने थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल छोड़ दिया था। और भी बहुत सारे काम आते हैं, मुझे कुकिंग काफ़ी अच्छी आती है, मुझे खाना बनाना आता है, मैं ढाबा खोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत टैलेंट था। लेकिन मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। मैं अपना टैलेंट दिखाऊँ किसको जाके? और जॉब मुझे करनी नहीं थी, मुझे समझ में आ गया था कि जॉब से मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा और मैं अपनी मन की बात नहीं कर पाऊँगा। मैं वहाँ कलाकार नहीं हूँ, मैं बंध गया हूँ। अब मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत है कि अब मुझे क्या करना है। मेरे पास कुछ सेविंग थी, जिनसे मैं घर का खर्चा चला रहा था, ऐसे 2-3 महीने गुज़र गए थे, क्योंकि मेरा खुद का तो कोई खर्चा है नहीं, मैं तो चाय भी नहीं पीता हूँ। अब धीरे-धीरे 2-3 महीने बाद जब बैंक से पैसे कम होने लगे, तो मुझे डर सताने लगा कि अब मैं आगे घर का खर्चा चलाऊँगा कैसे? कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। मुझे अपना टैलेंट कहीं दिखाने का मौका तो मिले। आज भारत के अंदर बहुत लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है, बस उनको मौका नहीं मिलता, उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक आइडिया सुझाया। उसने कहा कि भाई तू यूट्यूब पर क्यों नहीं आता? ये बात 2016 के नवंबर की है। उसने कहा भाई तू यूट्यूब पर क्यों नहीं आता? मैंने कहा यार यूट्यूब क्या होता है? क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं गरीब बच्चा था, मेरे पास 3G फ़ोन था, मैं कभी यूज़ नहीं किया करता था। तो उसने मुझे अपनी मोबाइल में वो ऐप खोल के दिखाई। तो मेरा जो वर्ड था वो ये था, भाई ये लाल रंग की ऐप तो है मेरे मोबाइल में, बट मुझे मालूम नहीं है कैसे यूज़ होती है, इसमें होता क्या है? उसने अपनी कुछ वीडियोज़ मुझे दिखाई, तो मैंने उससे पूछा भाई तू कैसे चला गया इस ऐप के अंदर? ये क्या सिस्टम है? उसने कहा भाई यहाँ पे चैनल बनाया जाता है, यहाँ पे अपनी बात रखी जाती है, मैंने भी अपना चैनल बना रखा है और इस तरीके से काम होता है। मैंने कहा यार भाई मुझे सिखाओ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं तो बोलना ही चाहता हूँ, मैं तो बात ही करना चाहता हूँ लोगों से। तो उसने कहा कि देख भाई कर, तो उसने मेरे को यूट्यूब के बारे में सिखाया कि यूट्यूब ऐसे चलता है, ऐसे होता है, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं, 10,000 रुपए का एक मोबाइल था, वो भी मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ जॉब करते-करते ले लिया था, उसी से मुझे अब सब कुछ करना था। अब मेरे पास कोई ऐसा घर-वर नहीं था कि वहाँ पे अच्छा बैकग्राउंड वगैरह था, कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब फैमिली से हम लोग आते हैं। तो मैंने लेकिन सोचा कि अगर मैं ये सब गरीबी दिखाऊँगा तो लोगों को लगेगा मैं सिम्पैथी गेन कर रहा हूँ। और मुझे शुरू से एक ये था, क्योंकि मैं फिलॉसफी साइकोलॉजी से पढ़ा हुआ हूँ, कि मुझे जो कामयाबी चाहिए वो अपने काम की वजह से चाहिए, किसी की सिम्पैथी मुझे नहीं चाहिए। इसलिए आज तक मैंने अपने चैनल को जब से बनाया किसी को वीडियो भी शेयर नहीं किया, क्योंकि लोग हँसेंगे मुझ पर। पर हाँ, तब एक चीज़ समझ में आई थी कि यार कुछ हो सकता है, कुछ बड़े सपने देखे जा सकते हैं। तो मैंने चैनल बनाना स्टार्ट कर दिया। चैनल बनाया, अब वीडियोज़ क्या डालूँ? मैं सोचता था न्यूज़ की वीडियो डालूँगा, लेकिन मैं कहूँगा न्यूज़ की नहीं, न्यूज़ तो छोड़ चुके हैं, कुछ और करना पड़ेगा। अब मैंने सोचा कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉनिक की काफ़ी नॉलेज है, ये वीडियो डालनी चाहिए, लेकिन इनको देखेगा कौन? कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, जब आप कुछ सोचते हो, कुछ पॉजिटिव सोचते हो, तो आपके साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाती है। तब मैं सोच रहा था कि यार काश मैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे वीडियो बना सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ कि कैसे इनको खरीद सकते हैं, कैसे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसी टाइम एक मेरे मित्र ने कहा कि भाई आज इन्वर्टर खरीदने चलना है, मेरे साथ चलोगे क्या? मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल चलेंगे। जब मैं अपने दोस्त के साथ एक शोरूम पे गया तो वहाँ पर जो सेल्समैन था वो बहुत कुछ उसे समझाने लगा कि आपको ये इन्वर्टर खरीदना चाहिए, ये खरीदना चाहिए, और 15 मिनट तक वो बात सुनता रहा। मैंने सोचा मेरा दोस्त कभी मेरी बात नहीं सुनता, ये इसकी बात क्यों सुन रहा है? इतनी देर में एक और कस्टमर आता है, उसे भी इन्वर्टर चाहिए था, वो भी पूछने लगा। वो दूसरा सेल्समैन उसको भी समझाने लगा, वो भी सुन रहा था। फिर एक कस्टमर आया, उसे कुछ और उपकरण चाहिए था, उसके बारे में वो भी समझाने लगा। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि हाँ, लोगों को जब कोई चीज़ खरीदनी होती है, तब तो जानना होता ही होता है। वैसे लोगों को कोई मतलब नहीं है नॉलेज गेन करने से। तो मुझे लगा कि यार मैं ऐसी वीडियो बना सकता हूँ, मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक की काफ़ी नॉलेज है कि भाई इन्वर्टर कैसे खरीद सकते हैं, एक अच्छा फ्रिज कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा टेलीविज़न कैसे ले सकते हैं, एक अच्छी पानी की मोटर कैसे ले सकते हैं, एक अच्छा गीज़र कैसे ले सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो बनाना मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया और ऐसे ही मेरी शुरुआत यूट्यूब पर हो गई। लेकिन अब यूट्यूब पे बात आती है भाई साहब पैसे की, तो पैसा 1 महीना हो गया, कोई पैसा आया नहीं। हालाँकि उस टाइम ये 4000 जो घंटे का वॉच टाइम है, जो 1000 सब्सक्राइबर है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी वो 1 महीने बाद पैसा नहीं आया और बैंक से पैसे कम हो रहे थे और मुझे घर का खर्चा भी चलाना था। और मैं करता भी तो कैसे करता? अब चैनल स्टार्ट की बात बताता हूँ मैंने कैसे किया
कि भाई साहब 5 रुपए का एक चार्ट पेपर लेके आया जिसपे बच्चे चार्ट बनाते, ग्रीन कलर का। उसको मैंने दीवार पे चिपकाया और ऐसे खड़े होके बात करता था। इतना सही वो कवर हो पाता था। मैं इतना सही क्रोमा काट के एक लैपटॉप की डमी में दिखाया करता था। 5 रुपए से स्टार्ट किया मैंने चैनल। अब इसके बाद धीरे-धीरे कुछ दिनों तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगा, लेकिन जब पैसा नहीं आया तो मेरे घरवाले मुझे अजीब-सी नज़रों से देखने लगे। उनको लगा ये आदमी पागल हो गया है, इसने इतनी पढ़ाई-लिखाई करी, इसने टीवी चैनल की जॉब भी छोड़ दी, ये सब कुछ कर दिया और ये पता नहीं किसमें लग गया है। और लोग मुझे पागल समझने लगे। कुछ रिश्तेदार वगैरह मुझसे कहते भाई तेरी अब शादी भी नहीं होगी। कुछ दोस्त कहते भाई तुझसे शादी कौन करेगा? तू पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया है। क्योंकि मैं छोटी सिटी से आता हूँ। वहाँ पे जब यूट्यूब को कोई जानता नहीं था उस टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो लोग मुझे अपोज़ करने लगे। लोगों को लगा इसने साइकोलॉजी फिलॉसफी पढ़ी है, ये पागल हो गया है, लाइफ़ में कुछ कर नहीं पाएगा। लोग मुझे ऐसे दबाते थे कि कुछ कर ही नहीं पाएगा और मैं अपने दोस्तों से बहकी-बहकी बातें किया करता था। उनको ऐसा लगता था। मैं कहता था यार जैसे ही कोई प्लेन ऊपर से गुज़रता, मैं कहता देख फ्लाइट में भी 2 लोग बैठे हैं, हम भी 2 नीचे बैठे हैं। हम दोनों यहाँ बात कर रहे हैं, वो वहाँ बात कर रहे होंगे। क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? तो कहता था, "भई वो अमीर आदमी है, तू गरीब है, तू क्या फालतू की बातें करता है?" मैंने कहा, "पर मैंने तो अमीर लोगों की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, वो तो सब ज़ीरो से स्टार्ट किए थे, उनके पास तो पहले से पैसा नहीं था।" तो लोगों को लगता था कि मैं बहकी-बहकी बातें कर रहा हूँ, बट मेरे सपने थे और मुझे पूरे करने थे और मैं लग गया था। लेकिन बात ये थी कि अब मैं घर में ज़्यादा दिन वीडियो बना नहीं सकता था, क्योंकि फ्रिज पे ईंट रख के, पीछे वो ग्रीन पेपर चिपका के, चार्ट पेपर, मोबाइल रख के जो वीडियो बनाता था, बहुत अजीब लगता था मुझे भी और लोगों को भी और घरवालों का रिएक्शन कुछ अलग-अलग मिल रहा था। थिएटर में एक लड़की से मुलाकात होती है मेरी, जब मैं थिएटर भी गया करता था उन दिनों भी। एक लड़की से मेरी मुलाकात होती है, वो भी यूट्यूब पे थोड़ा बहुत कुछ करना चाहती थी, उससे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। उसने कहा कि मेरे घर में एक छोटा-सा रूम है, 6 बाई 8 का होगा, छोटा-सा एक स्टोर रूम है, तू वहाँ वीडियो बना सकता है, मैं अपनी फैमिली से बात करती हूँ। उसने अपनी फैमिली से बात करी तो उन्होंने मुझे ओके कर दिया कि ठीक है, आप यहाँ पे आके बना सकते हो। और उस लड़की के घर पे मैंने करीब 6 महीने तक वीडियोज़ बनाए, उसकी भी हेल्प की, उसे भी अपना चैनल बनाना था और इस तरीके से वो चैनल धीरे-धीरे बनने लगा, लेकिन पैसा अभी भी नहीं आ रहा था। हालाँकि वो लड़की आज मैं उससे बात नहीं करता हूँ या वो मुझसे बात नहीं करती कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उसको मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उस टाइम उसने मेरी हेल्प की और 6 महीने तक मैंने उसके घर पे ही चैनल बनाया, लेकिन पैसा अभी भी नहीं आया। 7 महीने हो गए थे, अब बैंक में ₹8 पड़े हुए थे, सिर्फ़ ₹8 बचे थे। अब मेरे दिमाग में ये था कि अगले महीने मैं खर्चा कैसे चलाऊँगा? क्योंकि ज़िम्मेदारी तो मेरी है और अगर मैंने मम्मी को ये बता दिया, ये बात पहली बार ही आज मम्मी सुनेगी, उनको भी मैंने आज तक नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। मैंने अगर उनको बता दिया कि मेरे पास तो सिर्फ़ ₹8 अगले महीने में खर्चा चलाऊँगा कैसे? तो पता नहीं उनके दिल पे क्या गुज़रेगी, पता नहीं वो क्या करेगी? वो दोबारा से कहीं काम करने जाएगी, कुछ और करेगी या कुछ और प्रॉब्लम में जा सकती है, कोई और उनको दिक्कत हो सकती है। मैंने चुप रहा, मैंने किसी को कुछ बताया नहीं और पता नहीं क्या मैंने ऊपर वाले से कहा कि ईश्वर कुछ बढ़िया करता है, कभी ना कभी तो करेगा। मैं पॉज़िटिव रहा और नेक्स्ट मंथ ₹8,300 का पहला यूट्यूब पेमेंट मेरे बैंक में आ गया और मुझे लगा कि भैया शुरुआत हो गई है, अब मैं घर का खर्चा चला सकता हूँ, आटा-दाल ला सकता हूँ और आज तक मेरी मदर को नहीं पता कि उस स्थिति से मैं गुज़रा हूँ। ये आज पहली बार मैं यहाँ रिवील कर रहा हूँ। और इसके बाद क्या होता है कि मुझे लगा कि भई पैसा तो आने लग गया, यूट्यूब मेरा काम तो करने लग गया, लेकिन ₹8,300 से शुरुआत तो हो गई, अब इसको बस बढ़ाना है। 6 महीने बाद एक और दोस्त था, मैं उसके घर पे जाके वीडियो बनाने लगा, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, तो उसने कहा भई बना सकता है लेकिन सनलाइट में बीच में चौक में वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं ₹300 का वही एक ग्रीन पर्दा खरीद लाया उस वक़्त और जब उसके घर पे से लोग चले जाते थे तो सनलाइट में ही वीडियो बनाया करता था मोबाइल से ही। और ऐसे-ऐसे करते-करते मैं वीडियो बनाता रहा और धीरे-धीरे मैंने सोचा कि यार मुझे कैमरा लेना चाहिए। धीरे-धीरे मेरे पास पैसे आने लग गए, लेकिन मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि यार मैं अपना जब डेडिकेशन इतना दे रहा हूँ तो ये भी मुझे कुछ देगा यूट्यूब भी। मैं कैमरा जब खरीदूँगा जब मेरे को सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, जब मैं 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँगा और ऐसा ही हुआ। 15 महीने बाद मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और कंप्लीट होने के बाद सिल्वर प्ले बटन मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसे ओपन नहीं किया क्योंकि मुझे पहले से मैंने सोच रखा था कि मैं डीएसएलआर तभी लूँगा और तभी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने उस सिल्वर प्ले बटन को ले जाके रख दिया। रोज़ मन करता था खोल के देखूँ, ये मेरा अचीवमेंट है, पहला मुझे एक अवार्ड मिला है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अपना रूल बनाया मैं डीएसएलआर ऑर्डर करूँगा। मैंने डीएसएलआर ऑर्डर कर दिया कि 7-8 दिन में तो आ ही जाएगा, तब मैं जाके इसकी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन वहाँ भी मतलब ईश्वर देता बहुत कुछ है आपको, लेकिन एग्ज़ाम लेता है आपका, वहाँ भी मेरा एग्ज़ाम लिया गया। जहाँ मैंने पेटीएम के थ्रू वो कैमरा ऑर्डर किया, वहाँ पे कोरियर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कैमरा 1 महीने तक आया ही नहीं। वो कोरियर में कहीं फँसा रहा और 1 महीने तक मैं उस सिल्वर प्ले बटन को ओपन नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं टूटूँगा नहीं, चाहे कितने भी एग्ज़ाम हो। सवा महीने के आस-पास मेरे पास कैमरा आया और उसके बाद मैंने पहला सिल्वर प्ले बटन अपना ओपन किया उसके सामने और मुझे लगा कि अब मैं नहीं टूटने वाला हूँ। अब मेरे को लगातार काम करना है और मैं पैसे कमा रहा था। मेरी इनकम आई थिंक 30-40 हज़ार रुपए के आस-पास वहाँ पे एक आने लग गई थी और 30-40 हज़ार रुपए बहुत था मेरे लिए। लेकिन अभी भी मैं घरवालों को ये सब बता नहीं रहा था कि भाई मेरे 30-40 हज़ार रुपए कमाने लगा हूँ। मैंने ये कुछ नया सरप्राइज़ देंगे घरवालों को, कुछ नया सोचेंगे।
अब क्या होता है कि एक कंपनी मेरे पास आती है, वो कहती है कि आप हमारे एक ऐप का वीडियो बनाइए, मेरा पहला स्पॉन्सरशिप, हम आपको 5,000 रुपए देंगे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, 5,000 रुपए एक वीडियो बनाने के मुझे मिल जाएँगे और एडसेंस से भी पैसा आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं इतना ही नहीं, ये ऐप आपके लिंक से कोई डाउनलोड करेगा तो 5 रुपए पर डाउनलोड भी आपको मिलेगा। मैंने कहा ये तो और भी बढ़िया है। तो जो मेरा दोस्त जिसको मैं हमेशा कहता था कि यार वो फ्लाइट वाली बात किया करता थी, कभी इस फ्लाइट में हम भी जाएँगे, कुछ तो करेंगे कि उस फ्लाइट तक पहुँचेंगे। उसने बोला कि भाई ये तो बढ़िया तू कर ले। तो उस ऐप में 2 मोबाइल नंबर डालने थे, एक प्राइमरी था और एक दूसरा था। तो मैंने एक तो अपना नंबर डाल दिया, तो मुझे एक डाउनलोड का 5 रुपया मिलना था और दूसरे नंबर जिसका डालना था, उसको 1 रुपया मिलना था। उस दोस्त का भी मैंने नंबर डाल दिया। अब होता क्या है कि चमत्कार होते हैं, उस दिन मुझे यकीन हुआ, वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। और इतनी वायरल हुई कि उस ऐप में पैसे बढ़ रहे थे और मेरे दोस्त को भी पैसे मिल रहे थे। मुझे 5 रुपए पर डाउनलोड मिल रहे थे, उसे 1 रुपया पर डाउनलोड मिल रहा था। और मैंने सुबह देखा कि ऐप में 25,000 रुपए कमा चुका हूं मैं। इतने सारे डाउनलोड हो गए, वीडियो वायरल हो गई है और 25,000 के बाद अब वीडियो तो वायरल हो रही है, वीडियो पर दबा के व्यूज आ रहे हैं, बट पैसे नहीं बन रहे। मैं बड़ा विचलित हो गया। मैंने कंपनी को फोन किया कि 25,000 रुपए से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे पैसे और ये हो क्या रहा है, तब की वीडियो वायरल हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि आपकी वीडियो से इतना रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि आप तो छोटे से यूट्यूबर हो, हमें क्या पता इतना रिस्पांस मिलेगा। तो हमने 25,000 की लिमिट सेट कर रही थी हमारा सिस्टम में, अब उसे हम अपडेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप अपडेट करो जितना जल्दी हो सके, बट मेरे जो पैसे बैकएंड में जो बढ़ रहे हैं उसका क्या? बोले वो जुड़ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। 3-4 दिन में वो वीडियो 2 मिलियन पे पहुंच गई और 3-4 दिन बाद जब वो ऐप में सिस्टम खुला तो पता चला कि उस ऐप में मैं 15 लाख रुपए कमा चुका था और जो मेरा दोस्त था 3 लाख रुपए उसके भी आ चुके थे। वो खुश हो गया। उसको लगा भाई तू बहकी-बहकी बात नहीं करता, सपने सच होते हैं। अब मैं सोचा यार 15 लाख रुपए, मैं 15 लाख रुपए, मैं पागल हो गया, 15 लाख रुपए और मैं कैसे निकालूंगा इसको, विड्रॉ कहां करूंगा? क्योंकि पेटीएम से विड्रॉ करना था और पेटीएम की लिमिट तो 1 लाख रुपए ही थी उस वक्त। तो कंपनी से मेरे को कॉल आया, उन्होंने कहा सर आपकी वीडियो वायरल हो गई है, हमने नई नई ऐप बनाई थी, हमारी ऐप भी वायरल हो गई है, एक तरीके से कंपनी हमारी खड़ी हो गई है। तो अब क्या करें? भाई पैसा बहुत सारा है, मुझे कैसे मिलेगा? बोला आप निश्चिंत रहो, पैसा आपको धीरे धीरे करके मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है, तो आप पुणे आ जाइए। अब पुणे तो मैं कभी गया ही नहीं, मैं कैसे आऊंगा पुणे? बोले चिंता मत करो, आप अपनी आईडी भेजो, हम आपको फ्लाइट का एक टिकट भेजते हैं और आप फ्लाइट से आइए। तो मैंने कहा क्या मेरे साथ कोई दोस्त वगैरह आ सकता है? उन्होंने कहा नहीं, हम आपको अकेले की टिकट भेजेंगे और आप निश्चिंत रहो, हम आपके साथ रहेंगे, आप आ जाइए। मैंने कहा फ्लाइट का सपना पूरा हो गया और मैंने बड़ा एकदम खुशी से वो एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो मैं भैया फ्लाइट से पहली बार जा रहा हूँ। अब जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा तो डर भी था और एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि इतनी दूर मुझे जाना है, वो भी फ्लाइट से, पहली बार मैं जा रहा हूँ। मेरे खानदान में से कोई ऐसी ट्रेन में नहीं बैठा, मुझे फ्लाइट का टिकट मिला है। मैं जब पुणे गया तो उन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, मुझे अच्छे 5 स्टार होटल में रुकाया, 2-3 दिन मैं वहाँ रुका। उन्होंने मेरे को सारी चीज़ समझाई कि आप निश्चिंत रहो, आपके साथ हम और भी काम करेंगे और ये पैसा आपको धीरे-धीरे मिल जाएगा, जो बाद में मुझे मिल भी गया। और मुझे लगा कि अब कुछ बड़ा करेंगे, अब तो मैं और बड़ी-बड़ी बातें करने लगा। तो मैं, लेकिन अब मेरे दोस्तों को उतना मुझ पर शक नहीं था। उनको लगा कि हाँ, कुछ कर रहा है, लेकिन मदर को मैंने अभी तक नहीं बताया था कि 15 लाख रुपए कमा लिए। अब मुझे मदर के सामने ये रिवील करना था कि भाई मैं बहुत अच्छा पैसा कमा चुका हूँ। अब कैसे करें रिवील? तो जब मैं फ्लाइट का सफर करके वापस आया, तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, एक फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं और मदर को अमृतसर घुमाने लेके जाते हैं। और इनको बताते नहीं है, तभी बताएंगे हम लोग। और मैंने कहा इस दोस्त को भी लेके जाते हैं। जब मैं इससे फ्लाइट की बातें करता था तो ये मुझे कहता था कि तू बहकी-बहकी बात करता है, कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, हम गरीब लोग हैं। तो मैंने इसका भी टिकट बुक किया, मम्मी का भी किया, खुद का भी किया और जब हम अमृतसर गए तो मम्मी को यकीन हुआ कि कुछ तो बढ़िया कर रहा है। उन्होंने मेरे दोस्त से बस एक ही बात पूछी, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है? तो मेरे दोस्त ने कहा गलत काम नहीं कर रहा है, ये वीडियोज़ बनाता है, यही इसका टैलेंट था, इसको बोलना ही आता था और अब इसे प्लेटफ़ॉर्म मिल गया जो मुझे नहीं मिल रहा था। जोश टॉक को भी थैंक यू बोल रहा हूँ, आज मेरी बात रखने का मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिल गया। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और धीरे-धीरे मैं पैसा कमाने लगा। अब बात आती है भाई साहब शादी की, तो मैंने लव मैरिज की है। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं 1-2 लाइन में बता देता हूँ। फेसबुक पर एक लड़की मिली थी, उससे मेरी बातचीत होती रहती थी। इन सब में ही वो मिल गई, बातचीत रह गई, प्यार होने लगा, सब कुछ होने लगा। लेकिन बात ये थी कि जब मुझ पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, जब कोई नहीं बता रहा था कि तू कुछ कर पाएगा, हर आदमी मुझे डिमोटिवेट करने में लगा था। सबको लगा मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगा। तब उस लड़की को भरोसा था मुझ पर। उसने कहा तुम कुछ बड़ा करोगे, तुम्हारे अंदर आग है, तुम्हारे अंदर एक डेडिकेशन है। डेडिकेशन इतना है, जब से मैंने चैनल बनाया आज तक कभी छुट्टी नहीं की, रोज मेरी वीडियोस आती है।
मैं 45-45 वीडियोस बना के शेड्यूल करके ट्रैवल करने जाता हूँ। महीने में 20 दिन ट्रैवल करता हूँ, 10 दिन घर पे रहता हूँ, फिर भी मेरी वीडियोस डेली आती है। मैं इतना डेडिकेशन से काम करता हूँ। उसको मुझ पर भरोसा था, तो 2019 में मैंने उससे लव मैरिज कर ली। उस वक्त मैं 3.5 लाख रुपए महीने कमाने लग गया था। आज भी एक स्ट्रगल फिर भी मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 2 बीएचके के 2 फ्लैट है, एक में मदर रहती है और एक में मैं रहता हूँ। दोनों में 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा घर मैं बना रहा हूँ जिसका करोड़ों का बजट है और ये सब यूट्यूब की वजह से हो पाया है। आज मेरे पास सब कुछ है, कार है, अभी मैं बहुत बड़ा घर बना रहा हूँ, बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है, एक बच्चा है छोटा, मैं फैमिली के साथ रह पा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद पूरी फैमिली साथ में रहेगी क्योंकि अभी तो 2 बीएचके अलग-अलग है, तो मम्मी वहाँ रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन सब एक साथ रहेंगे, सब कुछ है और अभी तो मुझे लगता है जर्नी शुरुआत हुई है। आगे जाके और भी बहुत कुछ करना है और मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा। आज मैं अपनी लाइफ से ये तो नहीं कहूँगा सैटिस्फाई हूँ क्योंकि अगर मैं वो हो गया तो आगे कुछ कर नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ। एक कमी है जो आज भी महसूस करता हूँ, काश पापा हमारे साथ अभी भी होते। मैं उनको याद करता हूँ। मुझे लगता है कि वो होते तो देखते कि मैं वही कर रहा हूँ जो वो करते थे। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे यूट्यूब के बारे में बताना शुरू किया और यूट्यूब के बारे में जब मैं बताता हूँ तो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। लोग मुझे यूट्यूबर नहीं समझते, मुझे टीचर समझते हैं। कई लोग मेरे से बड़ी एज के मेरे पैर छूने लग जाते हैं। कहते हैं सर आपकी वजह से हम 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मुझे खुशी होती है। मेरे पिताजी भी यही करते थे, फ्री में एजुकेशन देते थे लोगों को। मैं भी उनके ही रास्ते पे चल रहा हूँ, फ्री में लोगों को सिखा रहा हूँ और वो एजुकेशन दे रहा हूँ जिससे लोग डायरेक्ट पैसा कमा सकते हैं। तो जब मैं ये कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू।